नमस्कार, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और इंश्योरेंस अवेयरनेस की क्विज के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहले पहला सवाल है, ट्रांसफर ऑफ अ पॉलिसी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज जनरली कवर्ड बाय, यानी ट्रांसफर ऑफ अ पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी ट्रांसफ़र जो होता है प्रोसीजर वो किस में कवर्ड होता है? क्या वो सेक्शन 39 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 में कवर होता है, या फिर ऑप्शन 2 क्या वो सेक्शन 39 ऑफ IRDA एक्ट 1999 में कवर्ड होता है, या फिर सेक्शन 38 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938 में कवर होता है, या फिर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में कवर होता है, या फिर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ऑप्शन 5 तो पूरा गलत हो गया कि नहीं? यहाँ पे ये वाला सवाल पूछा ही नहीं है। सवाल ये पूछा है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस में कौन सा कहाँ पे कवर्ड होता है। ठीक है, ट्रांसफर्ड हो सकती है, डिपेंड करता है आप कौन सी पॉलिसी लेते हो। तो ये जो कवर होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलिसी, वो कवर होता है सेक्शन 38 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938। ठीक है, सेक्शन 38 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938 में ये कवर्ड होता है। रट ही लेना है, ज़्यादा डीप में हमें नहीं जाना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, फंक्शन ऑफ एन इंश्योरेंस ब्रोकर वुड नॉट इंक्लूड, मतलब एक ऑप्शन को छोड़ के बाकी चारों ऑप्शन क्या होंगे? इंक्लूड वाले होंगे। पहला क्या है? मैरिनेटिंग अंडरराइटिंग, यानी अंडरराइटिंग को बनाते रहना, सुधारते रहना या अच्छी अंडरराइटिंग करना। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को अच्छे से मैनेज करना। प्लेसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का मतलब नया बिजनेस ऑनबोर्ड लेना। असेसमेंट ऑफ लॉस और कैसिस्टिंग इन क्लेम्स। ठीक है, देखो मैरिनेटिंग अंडरराइटिंग भी उसके ब्रोकर के फंक्शन में आता है, रिस्क मैनेजमेंट भी ब्रोकर के फंक्शन में आता है, प्लेसमेंट ऑफ बिजनेस भी ब्रोकर के फंक्शन में आता है, और ये भी कासिस्टिंग इन क्लेम्स वो भी ब्रोकर के बिजनेस में आता है। बट लॉस असेस करने का काम किसका है? लॉस असेस करने का काम सर्वेयर का है। ठीक है, तो वो सर्वेयर करेगा। इसका करेक्ट आंसर रहेगा असेसमेंट ऑफ लॉस। हमारा अगला सवाल है, इंश्योरर हु बियर्स द रेट्स ऑन द पॉलिसी स्टिक्स टू रिफर्स टू रेट्स एट द टाइम ऑफ द, मतलब इंश्योरर हु बियर्स द रेट्स ऑन द पॉलिसी स्टिक्स टू रिफर्स टू रेट्स एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, इन्वेस्टिगेशन, असाइनमेंट और मैच्योरिटी। इंश्योरर्स जो बियर करता है रेट्स पॉलिसी के, वो स्टिक रहता है या फिर उसको रिफर करता है कब किस प्रोसीजर के दौरान? एट द टाइम ऑफ, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, असाइनमेंट के दौरान, या फिर मैच्योरिटी के दौरान, या फिर एग्रीमेंट के दौरान? इसका करेक्ट आंसर जाएगा अग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट के दौरान इंश्योरेंस का बियर्स या रेट्स उसके साथ अटैच रहता है। हमारा अगला सवाल है, ऑन whom does the responsibility of collecting the premium lie? प्रीमियम कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर रिलाई करती है? किसकी जिम्मेदारी है प्रीमियम कलेक्ट करने की? क्या वो एजेंट की प्राइमरी जिम्मेदारी है? क्या वो इंश्योरर की है? क्या वो इंश्योर्ड की है? क्या वो नॉमिनी की है? क्या वो इंश्योर्ड फैमिली की है? तो देखो, प्रीमियम मतलब कोई पर्सन है, वो अगर पॉलिसी ले रहा है तो कंपनी को प्रीमियम दे रहा होगा। अल्टीमेटली पैसा लेना जिसको होता है ना, उसकी जिम्मेदारी बनती है। पैसा लेना है कंपनी को, यानी इंश्योरर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी सारे आंसर आपके हट जाएंगे। हमारा अगला सवाल है, इफ देयर इज अ सेपरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट। सेपरेशन का मतलब होता है छुपाना, जानबूझकर छुपाना। किसी मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज करना था, बट उन्होंने जानबूझ के छुपाया ताकि पॉलिसी मिल जाए या फिर कुछ उनका बेनिफिट हो। द प्रीमियम कलेक्टेड ऑन द पॉलिसी, उस दौरान जो पॉलिसी के ऊपर प्रीमियम कलेक्ट किया है टिल डेट का ऑफ रेपुडिएशन का मतलब खारिज कर देना, यानी मतलब जिस दिन ये पता चला उस दिन से हमने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया, कैंसिल कर दिया है लाइफ पॉलिसी को। विल बी लायबल टू रिटर्न टू,
यानी अगर कोई पर्सन पॉलिसी होल्डर जानबूझकर कुछ मटेरियल फैक्ट सप्रेस करता है, नहीं बताता, और जिस दिन कंपनी को पता चल जाता है तो कंपनी उस दिन से उसकी पॉलिसी रेप्यूडिएट कर देती है, यानी उसको खारिज कर देती है। तो जो प्रीमियम कलेक्टेड है वो क्या किया जाएगा, मतलब जितने दिन हो गए, जितने दिन उनको कवर रहा, उस उतने दिन का प्रीमियम काट के बाकी का दे दिया जाएगा। और अगर दे दिया जाएगा तो किसको दिया जाएगा? क्या वो इंश्योरेंस ब्रोकर को मिलेगा, पॉलिसी होल्डर को मिलेगा, इंश्योरर को मिलेगा, एजेंट को मिलेगा, या फिर नॉमिनी को मिलेगा? सो यहाँ पे क्लियर है कि अगर जितने दिनों का उसने कवर रहा उतने दिनों का प्रीमियम और एक्स्ट्रा चार्जेस जो भी होते हैं वो काट लिए जाएंगे, और बाकी बचा हुआ प्रीमियम पॉलिसी होल्डर को रिटर्न कर दिया जाएगा और पॉलिसी डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी। नेक्स्ट है, अ पॉलिसी इन एनी प्रपोजल और अदर डॉक्यूमेंट to be issued or reinstated by। a policy in any proposal, कोई भी प्रपोजल में जो पॉलिसी रहेगी या तो फिर और कोई भी डॉक्यूमेंट रहेगा, वो इश्यूड या फिर रीइंस्टेट किसके द्वारा किया जाएगा? क्या एजेंट के द्वारा, या फिर ब्रोकर के द्वारा, या फिर बैंक के द्वारा, या फिर फाइनेंशियल के द्वारा, या फिर इंश्योरर के द्वारा? सो बेसिकली ये कंपनी के द्वारा ही रीइंस्टेट किया जाएगा। अगर एजेंट भी निकाल के लाता है तो वो कंपनी से ही निकाल के लाएगा, एजेंट खुद नहीं निकालेगा। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा इंश्योरर। हमारा अगला सवाल है, अ पर्सन्स वांटिंग टू टेक इंश्योरेंस कवर विथ इंश्योरेंस कंपनीज इन फॉरेन कंट्रीज। ध्यान से सुनना, फॉरेन कंट्रीज में जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनसे पर्सन को, यानी हमारे इंडियन के पर्सन को इंश्योरेंस खरीदना है। नीड्स टू टेक प्रायर परमिशन फ्रॉम, यानी कोई इंडियन पर्सन को, इंडियन रेसिडेंट को अगर इंश्योरेंस खरीदना है फॉरेन कंपनीज का इंश्योरेंस, तो किसकी परमिशन लेनी रहेगी? सो क्या वो आरबीआई की रहेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रहेगी, आईआरडीएआई की रहेगी, सेबी की रहेगी, या एंड आरबीआई की रहेगी, या फिर आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रहेगी? सो आरबीआई की 3 जगह दिखा, तो आरबीआई तो कंपलसरी होगा कि आपको आरबीआई की परमिशन लेनी है, बट उसके साथ साथ कोई और भी होगा और वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर 5, आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों की परमिशन आपको इस केस में लेनी रहेगी। सो हमारा अगला सवाल है, स्मर्फिंग इज द प्रोसेस व्हेन अ पॉलिसी होल्डर बाइज अ नंबर ऑफ स्मॉल पॉलिसीज फ्रॉम अ डिफरेंट इंश्योरर्स। स्मर्फिंग ये एक टर्म है और ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे पॉलिसी होल्डर क्या करता है, छोटी छोटी पॉलिसियाँ बाय करता है डिफरेंट इंश्योरर से। सो इसके रिगार्डिंग हमें स्टेटमेंट दिया, हमें जज करने की कौन सा उसके रेलेवेंट है। When multiple people or multiple deposits are made to disguise money laundering, when policyholder repeatedly cancel policies during free look period, all of the above, only 1 and 3। So देखो all of the above तो नहीं आएगा, फ्री लुक पीरियड क्योंकि उसका हक है तो वो कर ही सकता है, तो ये भी नहीं आएगा। ओनली 1 and 3 वो भी हट गया, बचा एक ही, व्हेन मल्टीपल पीपल और मल्टीपल डिपॉजिट्स आर मेड टू डिस्गाइज मनी लॉन्डरिंग, और वैसे क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल जाता हुआ दिखता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल है, ठीक है, स्मर्फिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरिंग डिपॉजिट्स इन सच अ मैनर सो एज टू अवॉइड डिटेक्शन। मतलब लेयर ऑफ इतने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन किए जाते हैं ताकि आपका ट्रेस पता ना चले कि कहाँ से ये ट्रांजेक्शन इनिशिएट हुआ और कहाँ पे एंड हुआ। छोटे छोटे ट्रांजेक्शन इतने सारे किए जाते हैं ताकि आपका जो ओल्डर ट्रांजेक्शन या फिर जो लेजिटिमेट ट्रांजेक्शन हो वो गुमराह करने के इन शॉर्ट ये यूज़ किया जाता है। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी रूल्स, अ TPA कैन वर्क फॉर ओनली 1 इंश्योरर। TPA यानी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर जो हेल्थ इंश्योरेंस में वर्क करता है। अ इंश्योरर कैन अपॉइंट ओनली 1 TPA। TPA कैन वर्क फॉर मोर देन 1 इंश्योरर एंड एन इंश्योरर्स कैन अपॉइंट मोर देन 1 TPA। देखो थर्ड ऑप्शन तो करेक्ट है, TPA कैन वर्क फॉर मोर देन 1 इंश्योरर। TPA एक से ज़्यादा इंश्योरर के लिए काम कर सकता है, एंड इंश्योरर कैन अपॉइंट मोर देन 1 TPA, और इंश्योरर भी एक से ज़्यादा TPA को अपॉइंट कर सकता है। सो पहला ऑप्शन तो उसकी वजह से गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर ओनली करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एन इंश्योरर हैज टू रिस्पॉन्ड विद इन 10 days टू कम्युनिकेशन फ्रॉम अ पॉलिसी होल्डर एक्सेप्ट फॉर। इंश्योरर को रिस्पॉन्ड करना रहेगा 10 दिनों के अंदर, कम्युनिकेशन करना रहेगा फ्रॉम पॉलिसी होल्डर से,
एक्सेप्ट मतलब नीचे दिए कारणों में से सारे लागू होते होंगे एक को छोड़ के। पहला क्या है, रिकॉर्डिंग चेंज ऑफ एड्रेस, एड्रेस चेंज किया हो तो बताना रहेगा, तो बताना रहेगा। पेमेंट ऑफ क्लेम, तो पेमेंट ऑफ क्लेम अगर है तो वो बताना नहीं, मतलब उसका टाइम लिमिट 10 दिन है ऐसा नहीं है। इश्यूएंस ऑफ डुप्लीकेट पॉलिसी, तो भी बताना रहेगा आपको 10 दिनों के अंदर कि हमें इश्यू करवानी है डुप्लीकेट पॉलिसी। नथिंग एंड नोटिंग एंड असाइनमेंट ऑन द पॉलिसी, ये भी बताना रहेगा। नोटिंग ए न्यू नॉमिनेशन, ये भी बताना रहेगा। रिकॉर्डिंग चेंज ऑफ एड्रेस, ये भी बताना रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा कि पेमेंट ऑफ क्लेम हुआ कि नहीं वो उसको बताना नहीं है, इंश्योरर को कर देना है पेमेंट, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर पेमेंट ऑफ क्लेम रहेगा। एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो क्लेम इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी पेड विद इन 10 days ऑफ रिसीट ऑफ कम्युनिकेशन बट अदर ऑप्शन हैव टू बी अटेंडेड टू। अ क्लेम हैज टू बी पेड विद इन 30 days इफ ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड। सही है ना। मुझे उम्मीद है आपको क्विज में मजा आ रहा होगा। ऐसी और क्विज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और पुराने वीडियोस देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।